थर्ड पार्टी प्रोसेस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्राइसिंग एंड कंसाइनमेंट एंड थर्ड पार्टी इंटर कंपनी, ये प्रोसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी प्रोसेस तो आपको चारों को चारों करनी है इंटरव्यू के तर लिए। हे कॉन्फिगरेशन आहेत ना, हे प्रोसेस कन्साइनमेंट, थर्ड पार्टी आणि इंटर कंपनी हम्म कॉन्फिगरेशनचा पार्ट येतो ना हा? नहीं, दिस आर द प्रोसेसेस, ठीक है। बाकी तो कॉन्फ़िगरेशन तो आपको स्टैंडर्ड ही करना है, जैसे आइटम कैटेगरी कैसे सेट करोगे, फिर हम्म। आपकी शेड्यूल एंड कैटेगरी, मूवमेंट टाइप, है ना। तो बस वही स्टैंडर्ड सेटिंग से ही हमें प्रोसेस को सेटअप करना होता है, राइट। Means many times it is asked what are the business configuration you have done, हाँ, सो दैट इज व्हाट ना, जो मैंने ये दिखाया तो यही सेटिंग होगी ना आपकी। ये अभी right? हमने जो डिस्कस किया कंसाइनमेंट के ऊपर, तो कंसाइनमेंट में कॉन्फ़िगरेशन क्या लगेगा मुझे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ डॉक्यूमेंट टाइप, राइट। Yeah, इन दैट डॉक्यूमेंट टाइप आई नीड अ प्रॉपर सेटिंग, ओके। ऑल्सो yeah, आई नीड आइटम कैटेगरी, स्पेशल आइटम कैटेगरी। इन दैट उसके बेसिस पे आपको आइटम कैटेगरी सेटअप होनी चाहिए। उसके बाद यू नीड अ शेड्यूल एंड कैटेगरी, राइट। ऑल्सो यू नीड अ मूवमेंट टाइप। सो दिस इज व्हाट द कॉन्फ़िगरेशन यू नीड। मतलब आपको प्रोसेस रन करने के लिए ये सारा yeah, सेटअप करना ज़रूरी है। नए डॉक्यूमेंट टाइप, न्यू आइटम कैटेगरी, असाइनमेंट ऑफ आइटम कैटेगरीज़, ये दिस इज व्हाट द कॉन्फ़िगरेशन इज़, यही तो आपको बताना है, yeah. राइट। तो ये सब प्रोसेसेस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन जो मैं बता रहा हूँ वही बता दो, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ना? जैसे अब यहाँ पे इंटरव्यू दे, उनको पता है ये प्रोसेसेस आती ही है, तो जैसे है ना, आशीष को पता होगा। तर तुम्ही सांगितलेले प्रत्येक क्वेश्चन येतो. है ना? ये क्वेश्चन है, पूछ-पूछ के क्या पूछेंगे? यही पूछेंगे और कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है? तो इसलिए अच्छे से करो, आपको 0 से लेके 10 साल के एक्सपीरियंस तक यही क्वेश्चन्स आने वाले हैं। तो इसको एकदम बाय हार्ट आपको याद रखना है सब कुछ, ठीक है? तो अभी थर्ड पार्टी देखते हैं हम लोग। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस एंड ये काफ़ी यूज़ होती है बिज़नेस के अंदर, सारे बिज़नेस के अंदर थर्ड पार्टी प्रोसेस यूज़ होती है। थर्ड पार्टी सिंपल प्रोसेस है, जिसमें अब देखो बहुत सारी कंपनीज़ क्या करती हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है? अगर आप पतंजलि का एग्ज़ाम्पल देखोगे तो उनके खुद के जो मैन्युफैक्चरिंग वाले जो प्रोडक्ट है, अब उनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे छोटे-मोटे। वो ओके, बट वो उसमें से मैं बोलता हूँ वो 50% प्रोडक्ट भी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, नॉट मोर देन इवन 20% भी नहीं करते होंगे, सारे वेंडर से मैन्युफैक्चर करवाते हैं वो लोग। उनके पास कुछ 4-5 प्रोडक्ट होंगे जो मेन सबसे ज़्यादा वाइड मार्केट में यूज़ होते हैं, वो खुद मैन्युफैक्चर करते होंगे, बाकी सब कुछ वेंडर से मैन्युफैक्चर होता है। पर कंपनी का लोगो लगाते हैं, उनकी सारी डिटेल्स होती है, उनके पूरे डिटेल्स उस प्रोडक्ट पे अप्लाई करते हैं एंड देन दे सेल इट टू द मार्केट, ठीक है। तो ऐसा ही बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में होता है, उनके 1-2 प्रोडक्ट्स होते हैं, बाकी सब वेंडर से मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। तो जैसे मैं फिनोलेक्स में था, तो वहाँ पे ऐसा था कि वायर्स सिर्फ़ फिनोलेक्स बनाते हैं, वायर एंड पावर केबल, बट बाकी जितने भी प्रोडक्ट है, स्विचेस, फैन, गीज़र, है ना, एमसीबी प्रोडक्ट, बाकी सारे प्रोडक्ट वो वेंडर से मैन्युफैक्चर करते थे और अपना लोगो लगा के, अपनी डिटेल्स लगा के कस्टमर को सेल करते थे। तो थर्ड पार्टी प्रोसेस इस पे बेस्ड है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब ये लकीली डायग्राम अभी बैच अभी हुआ ये मॉर्निंग के बैच में, तो अच्छा हुआ यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे एक कस्टमर है, ओके, एंड इस कस्टमर ने कुछ प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है, मान लो ये आपकी कंपनी है एंड इस कंपनी के अंदर इस कस्टमर ने कुछ प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो अब जैसे में होता है, कंपनी तो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, वो वेंडर से मैन्युफैक्चर करवाती है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर जैसे ही ऑर्डर देता है कंपनी के अंदर, तो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर क्रिएट होगी, राइट। बिकॉज एंड कस्टमर तो हम कैसे इसको कैप्चर करेंगे, बाय क्रिएटिंग द सेल्स ऑर्डर, करेक्ट है। तो यहाँ पे एक सेल्स ऑर्डर बन जाएंगे, राइट। बट जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो हो रही है वेंडर से, ओके। एंड डिलीवरी भी वेंडर ही करने वाला है, वो भी मतलब ऐसा भी प्रोसेस नहीं कि प्रोडक्ट वेंडर से कंपनी में आएगा एंड फिर वहाँ से कस्टमर, ऐसा भी नहीं है। इस केस में कंपनी क्या करेगी, अब इनके पास तो प्रोडक्ट है नहीं कंपनी के पास, ये रिक्वेस्ट करेगी वेंडर को कि आप प्रोडक्ट डिलीवर करो ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, समझ में आया। तो यहाँ पे फिर कंपनी एक पीआर, आपको पीओ पीआर समझता है, आई डोंट नो, परचेस ऑर्डर कभी सुना होगा आपने, राइट। परचेस ऑर्डर एंड परचेस रिक्वेजिशन, these are the like part of एमएम, मतलब ये परचेस प्रोक्योरमेंट का पार्ट आता है, एमएम का पार्ट आता है, बट आपको पता होना चाहिए। तो अगर कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है, राइट, किसी से भी, मतलब किसी और कंपनी से परचेस करना है या फिर किसी वेंडर से कुछ परचेस करना है,
है ना, या फिर कहा किसी कस्टमर को डिलीवरी करवानी है, तो फिर कंपनी क्या करती है, सबसे पहले तो परचेस रिक्वेजिशन क्रिएट किया जाता है, जिसमें परचेस डिपार्टमेंट वो डॉक्यूमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं कि क्या 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 रिक्वायरमेंट है उनकी, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं, तो सेल्स ऑर्डर से सारी इन्फॉर्मेशन परचेस रिक्वेजिशन में कॉपी हो जाती है कि कौन सी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कितनी क्वांटिटी है, कस्टमर का एड्रेस, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो प्रोक्योरमेंट टीम परचेस डिपार्टमेंट जो होता है वो उसको रिव्यू करता है, वेरीफाई करता है, ओके। एंड इस परचेस रिक्वेजिशन के अगेंस्ट में वो लोग परचेस ऑर्डर बनाते हैं। परचेस ऑर्डर मतलब क्या होता है कि जब भी कंपनी को किसी बाहर से, मतलब बाहर से कुछ मटेरियल परचेस करना है, दे विल क्रिएट अ परचेस ऑर्डर, जब उनको परचेस करना है तब, ठीक है। तो परचेस रिक्वेजिशन से सारी इन्फॉर्मेशन परचेस ऑर्डर में आ जाती है। फिर उसमें परचेस ऑर्डर में कस्टमर का डेटा सब कुछ होता है, सब कुछ, उसका नेम, एड्रेस, कौन से लोकेशन पे वेंडर को डिलीवर करना है, क्वांटिटी, मटेरियल क्वांटिटी, सब कुछ उसमें आ जाता है, ठीक है। अब ये जो परचेस ऑर्डर होगा ये कंपनी सेंड करेगी वेंडर को, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो कंपनी को, मतलब कंपनी के कस्टमर को देनी है, मतलब ये वेंडर को चाहिए टू डिलीवर द प्रोडक्ट, ओके। तो जैसे ही वेंडर को प्रोडक्ट मिल जाता है, आई मीन जो पीओ है वो मिल जाता है, तो वेंडर जो है इसके अगेंस्ट में कस्टमर को डिलीवरी कर देता है, ओके। एंड यहाँ पे डिलीवरी होने के बाद वेंडर जो है यहाँ पे कंफर्मेशन दे देता है कि मैंने प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया है, ओके। एंड फिर कंपनी कस्टमर के साथ वेरीफाई करती है, राइट। एंड फिर वेरिफिकेशन करने के बाद 2 इनवॉइस यहाँ पे क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो 2 इनवॉइस कौन से होते हैं, एक होता है कस्टमर इनवॉइस, बिकॉज हमें कस्टमर को पेमेंट करना है, ये यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, कस्टमर को इनवॉइस देगी, सो दैट कस्टमर विल पे टू योर कंपनी। एंड वेंडर को भी पैसे देना पड़ेगा, राइट, वेंडर को भी पैसा लेना पड़ेगा, राइट, बिकॉज उसने प्रोडक्ट डिलीवर किया है। तो वेंडर क्या करेगा, कंपनी को इनवॉइस देगा, मतलब जो भी उसने डिलीवरी की है उसको भी तो पैसा चाहिए, तो ही विल ऑल्सो रेज इनवॉइस एंड ही विल सेंड इट टू कंपनी। तो कंपनी पे करेगी वेंडर को, कस्टमर पे करेगा कंपनी को, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस, इसमें एमएम का भी मॉड्यूल आता है, एमएम का भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, सेटिंग्स आती है, एसडी का भी पार्ट आता है इसमें, ओके। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है परचेस ऑर्डर, ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट आता है एमएम के अंदर, दिस इज एमएम पार्ट, ओके। परचेस इन ऑल एंड माइरो एंड माइगो, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ एमएम। एंड ये जो पार्ट है, दिस इज एसडी पार्ट, ओके। ये वाला जो एसडी का पार्ट आता है, परचेस रिक्वेजिशंस एंड this is SD, and invoice creation, this is like customer invoice, okay। तो ये भी पार्ट आता है, SD का पार्ट होता है, so it's like mix integration between these two modules, okay। तो अब देखो, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले क्या बनेगा, आपका सेल्स ऑर्डर क्रिएट होगा, ओके। एक बार फिर से मैं प्रोसेस को रिवाइज करवाता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर दे दी कंपनी के अंदर, तो हम यहाँ पे सबसे पहले सेल्स ऑर्डर को बनाएंगे। सेल्स ऑर्डर के अंदर हमारी कस्टमर की डिटेल्स होगी, ओके। एंड फिर जो सेल्स एरिया एंड ऑल, जैसे हम लोग नॉर्मल ऑर्डर बनाते हैं वैसे ही इसके अंदर सारी डिटेल्स होगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम होती है वो होता है जो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल का जो ग्रुप होगा, थर्ड पार्टी के लिए मैंने क्या बताया था, याद है किसी को क्या ग्रुप होता है मेटल मास्टर का फॉर थर्ड पार्टी आइटम्स? हमने मेटल मास्टर के टाइम डिस्कस किया था। हवा, HW, नहीं, हवा तो ट्रेडिंग गुड्स के लिए होता है। Barnes. बांस करेक्ट, हाँ, BANS, ठीक है। तो अब जैसे ही आप मटेरियल, जैसे मान लो कि, हाँ, जैसे आप यहाँ पे ABC करके कोई मटेरियल एंटर करोगे जिसके अंदर जो ग्रुप है, इफ दैट ग्रुप इज मेंटेन एज बांस, ओके। तो अगर बांस मेंटेन है तो यहाँ पे क्या होगा, आइटम कैटेगरी कौन सी आएगी फॉर थर्ड पार्टी? टैग, Yes. हाँ, टैग, राइट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी आइटम कैटेगरी आती है, ठीक है। तो जैसे ही आप बांस वाला मटेरियल लेते हो, तो वहाँ पे जो आइटम कैटेगरी डिटरमाइन होगी वो होती है TAS, ठीक है। तो TA इज फॉर थर्ड पार्टी आइटम। ये आइटम कैटेगरी आपको 100% पूछी जाएगी। अगर आपको ये प्रोसेस पूछता है कोई, तो उसमें ये जरूर पूछा जाएगा कि कौन सी आइटम कैटेगरी होती है जिसके थ्रू सिस्टम आइडेंटिफाई करता है कि ये थर्ड पार्टी मटेरियल है, ओके। तो टैस इज द आइटम कैटेगरी, ये आइटम कैटेगरी यूज होती है हमारे इसमें।
और इसमें जो शेड्यूल लाइन कैटेगरी होती है वो होती है CS। ओके, तो CS हम लोग यूज करते हैं, CS इज फॉर थर्ड पार्टी, राइट। ऑर्डर टाइप इसमें नॉर्मली होगा, जो ZOR OR आप जो यूज करते हो उसी टाइप की ये ऑर्डर बनेगी। बस एक ही डिफरेंस होगा इसमें, जो मटेरियल होगा वो होगा थर्ड पार्टी मटेरियल। ओके, तो अगर थर्ड पार्टी मटेरियल तो इसमें डिलीवरी नहीं होती है, मतलब हमारे सिस्टम में नहीं होगी, बट वेंडर साइड से डिलीवरी होगी। तो यहाँ पे जो प्रोसेस बनेगी, सबसे पहले तो सेल्स ऑर्डर बनेगा आपका। ओके, सेल्स ऑर्डर क्रिएट होने के बाद जो जैसे हम लोग नॉर्मल डिटेल्स फिलअप करते हैं, शेड्यूल लाइन और ये सब कुछ इसमें होता है। ओके, बट इसमें एक डिफरेंस होता है कि लाइन आइटम लेवल पे शेड्यूल लाइन पे PR जनरेट हो जाता है। PR मतलब होता है परचेस रिक्वेजिशन। ओके, तो जैसे ही PR जनरेट हो जाएगा, उस PR के अगेंस्ट में यहाँ पे जो परचेस डिपार्टमेंट है आपका, वो बना देता है, इसको कॉपी करके वो क्रिएट कर देंगे परचेस ऑर्डर, जिसमें आपका वेंडर की डिटेल्स आएंगी, सब कुछ होता है इसमें, किस वेंडर से हमें परचेस करना है, फिर सेल्स ऑर्डर से कस्टमर की डिटेल्स, उसका डिलीवरी एड्रेस, क्वांटिटी, सब कुछ आ जाता है PO के अंदर। एंड देन वी सेंड इट दिस PO टू वेंडर। वेंडर वो PO को एक्सेप्ट करता है एंड उस बेसिस पे वो क्या करता है, कस्टमर को डिलीवरी करता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पे दो प्रोसेसेस होती है, याद रखना। एक होता है माइगो। माइगो मतलब होता है कि गुड्स रिसिप्ट। ओके, गुड्स रिसिप्ट मतलब क्या, कि हम लोग ऐसा दिखाएंगे कि स्टॉक जो है यहाँ पे आया था कंपनी के पास एंड देन वी डिलीवर इट टू कस्टमर। ठीक है, मतलब ये स्टैटिस्टिकल होता है। स्टैटिस्टिकल का मीनिंग मैंने बताया था क्या होता है, राइट। स्टैटिस्टिकल मतलब क्या होता है, जस्ट फॉर Perfect. Yeah. जस्ट फॉर Just इन्फॉर्म। for info. हाँ, ओके, तो यहाँ पे जो माइगो होता है, माइगो मतलब गुड्स रिसिप्ट करते हैं। जैसे हमारे अभी हमने देखा गुड्स रिटर्न के केस में, गुड्स रिसिप्ट हो रहा है, मतलब क्या कि स्टॉक आप आपके सिस्टम के अंदर ले रहे हो, राइट। तो वैसे ही MM साइड में भी इसको माइगो बोलते हैं। माइगो मतलब वेंडर गुड्स रिसिप्ट। ठीक है, तो अब ये जो होता है ये स्टैटिस्टिकल होता है। स्टैटिस्टिकल इसका मतलब ये होता है कि फिजिकली जो है स्टॉक तो कस्टमर के पास ही जाएगा, बट सिस्टम रिकॉर्ड के लिए हम लोग ऐसा दिखाते हैं कि स्टॉक कंपनी के अंदर इन्वर्ट हुआ है। जस्ट फॉर सिस्टम, मतलब जस्ट फॉर योर कंपनी रिकॉर्ड कि आपने कितना स्टॉक एक्सेप्ट किया, कितना स्टॉक आपने इस वेंडर से लिया था। जस्ट फॉर दैट रिकॉर्ड यू विल क्रिएट अ माइगो, बट वो होगा स्टैटिस्टिकल। फिजिकली स्टॉक वेंडर के पास से कस्टमर के पास ही जाएगा, बट अगर आपकी कंपनी का ये प्रोसेस है कि स्टैटिस्टिकल GR होना चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए कि कितना स्टॉक एग्जैक्टली गया है वेंडर से कस्टमर के पास, तो आप ऐसे दिखा सकते हो बाय क्रिएटिंग द माइगो डॉक्यूमेंट। इसको बोलते हैं गुड्स रिसिप्ट। ये अलग उनका गुड्स रिसिप्ट है, ये हमारा गुड्स रिसिप्ट नहीं है, ये MM वालों का गुड्स रिसिप्ट होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं माइगो। ओके, अब उसके बाद माइगो तो बन गया एंड उसके बाद फिर कंपनी क्या करती है कि वेंडर क्या करेगा, जैसे ही वो डिलीवरी कर देगा, सबसे पहले वेंडर कंपनी को अपने इन्वॉइसेस भेजेगा, मतलब कंपनी को इन्वॉइस भेजेगा वो, राइट। तो फिर यहाँ पे होता है मायरो। मायरो मतलब होता है इन्वॉइस रिसिप्ट। इन्वॉइस रिसिप्ट मतलब जो वेंडर इन्वॉइस भेजेगा कंपनी को, ओके, तो वो कंपनी एक्सेप्ट करेगी, वो वेरीफाई करेगी, राइट। ये सारे मायरो जो डॉक्यूमेंट, मतलब जो वेंडर इन्वॉइस आएगा, कंपनी उसको चेक करेगी, वेरीफाई करेगी एंड उस बेसिस पे वो क्या करेगी, कस्टमर को इन्वॉइस रेज करेगी। मतलब जो कस्टमर, जो हम लोग F2 बनाते हैं नॉर्मल इन्वॉइस, वो रेज होगा बेस्ड ऑन द वेंडर इन्वॉइस। बिकॉज कंपनी को तो पहले वेरीफाई करना पड़ेगा ना कि सच में वेंडर ने वो डिलीवर किया है कि नहीं किया है, तभी कंपनी वेंडर को पेमेंट करेगी एंड फिर कस्टमर को इन्वॉइस रेज करेगी, राइट। तो यहाँ पे होगा इन्वॉइस रिसिप्ट। ओके, यहाँ पे होगा इन्वॉइस रिसिप्ट एंड उसके बाद कंपनी सारे इन्वॉइसेस को रेफर करेगी, वेंडर को पेमेंट करेगी एंड फिर उसके बाद दे विल रेज कस्टमर इन्वॉइस। जो नॉर्मल इन्वॉइस हमारा होता है F2 डॉक्यूमेंट, वो कंपनी रेज करेगी कस्टमर को एंड यहाँ पे फिर कस्टमर कंपनी को पेमेंट कर देगा एंड फिर बाद में यहाँ से अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड वो प्रोसेस फॉलो होगी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर ओवरव्यू देखें तो दिस इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस होती है। अब जनरली हमने क्या देखा है, सेल्स ऑर्डर बनती है, डिलीवरी होती है, पिकिंग पैकिंग एंड इन्वॉइस एंड ऐसे, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट प्रोसेस। बट ये हर कंपनी में यूज होती ही होती है, बिकॉज हर कंपनी का कोई ना कोई वेंडर होता है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है एंड कभी ना कभी सिचुएशन आती है कि वेंडर भी डिलीवरी करता है कस्टमर्स को। ठीक है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर वेंडर कंपनी को भेजेगा, फिर कंपनी कस्टमर को भेजेगा, तो उसमें शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा, राइट। तो उससे अच्छा क्यों ना वेंडर से ही सीधे कस्टमर को भेज दें,
यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, इट विल टेक टाइम, राइट? उसमें पैसा भी जाएगा। उससे बेटर है सीधा वेंडर से कस्टमर के पास भेज दो, राइट? तो इसलिए ये प्रोसेस काफ़ी वाइडली यूज़ होती है, हर इंडस्ट्री के अंदर ये प्रोसेस आपको मिल जाएगी एंड इसके ऊपर आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रोसेस के अंदर, ठीक है? तो प्रोसेस समझ में आई, क्लियर है? मैं अभी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ, लेट मी सी कि हमारे सिस्टम में कोई डॉक्यूमेंट्स है क्या। नहीं तो मैं कोई एक स्टैंडर्ड देखता हूँ, 1 मिनट, कोई ना कोई तो होगा। अब हमारे पास MM का कोई है नहीं, 1 मिनट। तो इसमें दो प्रोसेसेस है आपको जो याद रखना है। हूँ ना मैं, क्या डिस्कनेक्ट हो गया? ओके, तो देखो ये जो थर्ड पार्टी का जो डॉक्यूमेंट है ये भी प्रॉपरली मैंने बहुत अच्छे से बनाया है यहाँ पे, एंड जिसमें दोनों प्रोसेस को मैंने एक्सप्लेन करके रखा कि एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे। ओके, इसमें जैसे मैंने बताया कि सेल्स ऑर्डर होगी बाय क्रिएटिंग VA01, फिर PR ट्रिगर होगा फॉर कस्टमर्स, फिर PO जनरेट होगा वेंडर के लिए, फिर माइगो होगा विद शिपिंग नोटिफिकेशन। ओके, विद शिपिंग नोटिफिकेशन मतलब वो स्टैटिस्टिकल GR होता है, गुड्स रिसीव स्टैटिस्टिकल होता है, ठीक है? एंड फिर यहाँ पे माइरो होता है, एंड इसमें और एक ऐड होता है, वो होता है कस्टमर इनवॉइस। तो ये प्रोसेस कब फॉलो होगी? जब सिस्टम स्टैटिस्टिकल GR को शो करिए, ये वाली प्रोसेस। ओके, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि माइगो होगा कि नहीं होगा? ये जब PO रेज करती कंपनी है तभी उसके अंदर एक टिक मार्क होता है, दिखाऊंगा मैं। तो वो अगर आप टिक मार्क करते हो कि गुड्स रिसिप्ट चाहिए तो ये प्रोसेस फॉलो होगी माइगो वाली, ये तब उसमें आएगा। बट अगर आप PO रेज करते वक्त इसको टिक मार्क, गुड्स रिसिप्ट को टिक मार्क नहीं करते हो तो ये वाली प्रोसेस फॉलो होगी, जिसमें सिंपल है, सेल्स ऑर्डर बनेगी, PR जनरेट होगा, फिर प्रोक्योरमेंट टीम उसके अगेंस्ट में PO जनरेट करेगी, देन दे विल सेंड इट टू वेंडर, एंड वेंडर उसके अगेंस्ट में कस्टमर को डिलीवरी करेगा, एंड वेंडर कंपनी को इनवॉइस भेजेगा जिसके अगेंस्ट में वेंडर इनवॉइस क्रिएट होगा, एंड वी विल पे बैक टू वेंडर, और उसके बाद हम लोग जो वेंडर इनवॉइस है उसके अगेंस्ट में कस्टमर को इनवॉइस रेज कर देंगे। तो ये भी प्रोसेस है, फॉलो होगी, ठीक है? ये दोनों प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये कब GR होगा, कब GR नहीं होगा, ठीक है? अब कॉन्फ़िगरेशन की तरफ देखते हैं कि विच इज़ द मोस्ट आई मीन दिस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग वी नीड टू मेक इन SD। तो जैसे मैंने बताया इसमें MM और SD दोनों का भी कॉन्फ़िगरेशंस होता है, ओके? बिकॉज वेंडर मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ MM मॉडल, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ SD मॉडल। इन SD वी मैनेज फॉर कस्टमर्स, बट MM के अंदर वेंडर का मैनेजमेंट होता है, ठीक है? तो ये सब MM के साइड में आता है, वेंडर मैनेजमेंट, वेंडर क्रिएशन, ऑल ये सब इसके साइड आता है। तो सेटिंग हमारे साइड से क्या कॉन्फ़िग सेटिंग है? सबसे पहले तो आपका आइटम, सबसे पहले तो आप मटेरियल क्रिएट करोगे, थर्ड पार्टी मटेरियल, जिसमें आप आइटम कैटेगरी ग्रुप असाइन करोगे बांस, ओके? बांस होना ज़रूरी है, तभी सिस्टम आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आपका जो मटेरियल है थर्ड पार्टी मटेरियल है, ओके? उसके बाद बांस क्रिएट करने के बाद एक आइटम कैटेगरी आप यूज़ करोगे, बनाओगे, दैट इज़ टैस, टैस इज आइटम कैटेगरी, ओके? तो अगर इस आइटम कैटेगरी की हम लोग सेटिंग देखें, मिनट, तो बांस के अंदर सेटिंग क्या हो सकती है? एनी गेस? सॉरी, टैस के अंदर क्या सेटिंग हो सकती है आपकी? सर वेंडर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? हाँ, वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। वेंडर, ये जो लास्ट वाला स्टेप है ना, वेंडर मास्टर रिकॉर्ड, ये MM का होता है, तभी सिस्टम वो करेगा। बिकॉज देखो ये सेटअप पूरा होना चाहिए, वेंडर एंड ऑल सेटअप, अदरवाइज हाउ सिस्टम विल अंडरस्टैंड कि कौन से वेंडर से डिलीवरी करनी है, किस वेंडर को हमें भेजना है। तो ये भी कंपनी, ये वेंडर, जैसे हम लोग कस्टमर मास्टर रिकॉर्ड बनाते हैं वैसे ही MM साइड में वेंडर मास्टर रिकॉर्ड बनता है, ओके? तो ये भी होगा इसमें 100%। टैच को देख लेते हैं हम लोग, टैच के अंदर क्या सेटिंग है। अब देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट तो ये वाली सेटिंग होती है, प्राइसिंग तो होगी 100%, प्राइसिंग में आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो ऐसे की वैसे जैसे नॉर्मल होती है चार्ज होगी। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो होता है बिलिंग रिलेवेंस के अंदर, ओके? अब यहाँ पे बिलिंग रिलेवेंस जो हो रहा है, अब देखो यहाँ पे डिलीवरी तो हमारे सिस्टम के अंदर डिलीवरी नहीं हो रही है, वो वेंडर साइड से हो रही है, राइट? तो डिलीवरी डॉक्यूमेंट ने, इसका मतलब अब जब इनवॉइस हम लोग करने जाएंगे तब प्रॉब्लम होगी, राइट? बिकॉज नॉर्मली हम लोग क्या सेटिंग रखते हैं, ए रखते हैं, डिलीवरी रेटेड बिलिंग, राइट? बट अभी इस केस में तो डिलीवरी हो ही नहीं रही है, राइट? तो उस केस में कौन सी सेटिंग यूज़ करेंगे हम लोग? ऑर्डर रेटेड बिलिंग डॉक्यूमेंट,
स्टेटस अकॉर्डिंग टू द इनवॉइस क्वांटिटी को, किसका इनवॉइस, वेंडर इनवॉइस। ओके, यहाँ पे ये आपको याद रखना है। वेंडर इनवॉइस मतलब क्या होता है कि जब तक वेंडर कंपनी को इनवॉइस नहीं भेजेगा, ओके, तब तक आपका कस्टमर इनवॉइस भी जनरेट नहीं होगा, बिकॉज वेंडर इनवॉइस को वेरीफाई करने के बाद ही कंपनी कस्टमर इनवॉइस को क्रिएट करती है। ओके, उसको वेरीफाई करेगी, उसके बाद ही कस्टमर इनवॉइस जनरेट होता है। तो ये सेटिंग होती है, ऑर्डर रेटेड बिलिंग है, बट स्टेटस जो होगा, मतलब जो वेरिफिकेशन होगा इनवॉइस का, वो बेस्ड ऑन द वेंडर इनवॉइस होता है। ठीक है, तो ये सेटिंग याद रखना। ये पूछा जाएगा आपको कि सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि इनवॉइस कैसे करना है। तो आइटम कैटेगरी में सेटिंग होती है एफ, एंड इस सेटिंग के थ्रू सिस्टम इनवॉइस को जनरेट करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार पूछा गया इंटरव्यू में कि ये सिस्टम को कैसे पता चलता है कि इनवॉइस कैसे क्रिएट करना है, कस्टमर इनवॉइस बेसिकली। तो एक तो आइटम कैटेगरी सेटिंग होती है, दूसरी कॉपी कंट्रोल की सेटिंग होती है। तो कॉपी कंट्रोल के टॉपिक के टाइम बताऊंगा, बट आइटम कैटेगरी में ये एफ होता है। ठीक है, तो इसके थ्रू सिस्टम को पता चलता है कि इनवॉइस वेंडर के रेफरेंस के थ्रू करना है, वेंडर इनवॉइस के थ्रू। ठीक है, ऑल राइट। तो उसके बाद आइटम कैटेगरी आपने क्रिएट कर ली टैक्स, एंड जो सेटिंग है, बाकी जो सेटिंग है ये तो वैसे नॉर्मली रहेगी, क्रेडिट एक्टिव रहेगा। बाकी जो नॉर्मल आइटम कैटेगरी की सेटिंग है वैसे ही रहेगी, इसमें और कुछ चेंज नहीं रहेगा। डॉक्यूमेंट टाइप हम लोग ORE यूज़ करेंगे, बिकॉज डॉक्यूमेंट अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो बस ये एक बड़ा डिफरेंस है, इसको आपको याद रखना है कि टैक्स के अंदर दिस इज द इम्पॉर्टेंट सेटिंग, वी सेट एज एफ। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा और एक जो सेटिंग है वो है शेड्यूल एंड कैटेगरी के अंदर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको समझना। यहाँ पे देखो, CS शेड्यूल एंड कैटेगरी हम लोग यूज़ करते हैं फॉर थर्ड पार्टी। ऑर्डर हाँ, ये वाली। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था, इसमें क्या होता है कि जैसे आप ऑर्डर बनाते हो, ऑटोमेटिकली PR जनरेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली PR जनरेट हो जाता है। वो कैसे होता है, बिकॉज ऑफ शेड्यूल एंड कैटेगरी। ओके, बट इसके अंदर ऐसी क्या सेटिंग है जिसके थ्रू सिस्टम ऑटोमेटिकली PR जनरेट करता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए। सो दिस 3 सेटिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द PR इन योर सेल्स ऑर्डर। ठीक है, तो क्या क्या सेटिंग है, एक तो ऑर्डर टाइप होता है NB। इसका मतलब ये होता है कि जब आप CS शेड्यूल एंड कैटेगरी आपकी डिटरमाइन हो रही है, तो उसमें ऑटोमेटिकली PR ट्रिगर होगा। तो उसका जो टाइप होगा PR का, वो होता है NB। ऑटोमेटिकली जैसे ही ऑर्डर बनाओगे, लाइन आइटम लेवल पे PR जनरेट होता है, उसका टाइप सिस्टम पिक करेगा NB, बिकॉज यू हैव असाइंड इन द शेड्यूल एंड कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद जो शेड्यूल एंड के अंदर के जो सर, PR, या परचेस रिक्विजिशन साठी कॉन्फिगरेशन करावं लागतं का आपल्याला NB टाइप साठी? नहीं वो करने की वो सब देखो, ये NB एंड ऑल ये पार्ट है आपके MM का, तो वो लोग कॉन्फ़िग करेंगे, हमें करने की ज़रूरत नहीं, हमें बस असाइन करना है किस टाइप का परचेस रिक्वेजिशन जनरेट होगा। ओके, ओके सर। हाँ, हम लोग बस ये, अब देखो यहाँ पे क्या है कि दोनों का इंटीग्रेशन आ रहा है, मतलब हमारे साइड से पास होगा डिटेल्स उनके साइड में, बट हमारे साइड में हमें ये बताना पड़ेगा किस टाइप का PR बनना चाहिए, तो हम लोग वो मेंशन करेंगे किस टाइप का PR होना चाहिए। तो होता है NB, बट ये कॉन्फ़िगरेशन है, NB डॉक्यूमेंट ये सब MM वाले करेंगे, हम लोग नहीं। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर टाइप होगा आपका NB। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे आइटम कैटेगरी जो जनरेट होगी वो होगी 5। अब ये इसकी आइटम कैटेगरी है, हमारी नहीं। ठीक है, तो NB के अंदर जो आइटम कैटेगरी असाइन होगी वो होगी 5, विच इज थर्ड पार्टी। एंड अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप, जो भी अकाउंटिंग जनरेट करनी है हमने, ठीक है, तो वो होगा यहाँ पे X, नहीं तो फिर यहाँ पे 1 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक सेटिंग होनी चाहिए। 1 इज ऑल्सो थर्ड पार्टी एंड X इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेम थिंग, थर्ड पार्टी है, तो वैसे स्टैंडर्ड सेटिंग होनी चाहिए 1, नॉट X। ओके, तो ये 3 सेटिंग है जिसके थ्रू आप, अगर आपको समझने में डिफिकल्टी हो रही तो आप इसको मगअप कर लो, सच बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी इनिशियली ये याद नहीं रहता था, मतलब समझ में नहीं आया था, तो मैंने उसको रट लिया था, फ्रैंकली बताऊँ तो। ठीक है, तो बट ये सेटिंग आपको बतानी है यहाँ पे अच्छे से। ओके, बिकॉज ये आपको 100% पूछी जाएगी कि क्या सेटिंग होती है। जैसे आप थर्ड पार्टी बोलोगे ना, तो इंटरव्यू का क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज द सेटिंग इन थर्ड पार्टी विच ट्रिगर्स द PR ऑटोमेटिकली। So we have a schedule line. We use the schedule line category CS. In that we have this 3 setup through which system triggers the PR in the document. Okay, तो ये याद रखना। NB यहाँ पे भी मैंने नोट करके दिया है, क्या सेटिंग होती है। Here maintain schedule and category, so you can see। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आइटम कैटेगरी असाइनमेंट होना चाहिए। टास्क कैसे आएंगे, तो टास्क के लिए अब आपको पता डिटर्मिनेशन रूल। आइटम कैटेगरी कैसे डिटरमाइन होती है, कौन बताएगा मुझे? हाउ सिस्टम डिटरमाइंस द आइटम कैटेगरी? रिपीट करता हूँ बार बार बिकॉज आपको याद रहे, ठीक है? ओके, तो अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल रूल है, जैसे होता है हमारा डॉक्यूमेंट टाइप तो नॉर्मली रहेगा, विच इज लाइक OR या फिर ZOR, जो भी आप यूज करोगे। ओके, एंड आइटम कैटेगरी ग्रुप होगा बांस। इसके अलावा हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आइटम कैटेगरी ग्रुप की ज़रूरत नहीं, या फिर सॉरी आइटम यूजर्स की ज़रूरत नहीं, या फिर हायर लेवल आइटम कैटेगरी की ज़रूरत नहीं। तो हम इस कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट में आइटम कैटेगरी को असाइन करेंगे। देख लेते हैं हम लोग VOV4 के अंदर, VOV4, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम लोग आते ये स्टैंडर्ड सेटिंग देख लेते हैं हम लोग। बांस, देखो ये वाली अगर आप देखोगे इसको तो यू कैन सी OR प्लस बांस इक्वल टू टैस, है ना? तो ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है जिसके थ्रू सिस्टम थर्ड पार्टी आइटम को डिटरमाइन करता है आपके लाइन आइटम लेवल पे, जिससे सिस्टम को पता चलता है कि ये थर्ड पार्टी आइटम है। ओके, तो ये भी एक सेटिंग है। उसके बाद कॉपी कंट्रोल की सेटिंग है। ओके, कॉपी कंट्रोल तो अभी हुआ नहीं है आपका, तो तब मैं बताऊंगा एग्जैक्टली इसकी क्या सेटिंग्स होती है। बट कॉपी कंट्रोल मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो अब देखो, जब हम लोग ऑर्डर से डिलीवरी कर रहे हैं, ओके, तब सिस्टम क्या करता है कि आपकी ऑर्डर की डिटेल्स, मतलब जैसे आपकी कस्टमर की डिटेल्स हो गई, शिप टू पार्टी डिटेल्स हो गई, क्वांटिटी हो गई, मटेरियल्स हो गई, ये वैसे के वैसे प्रॉपरली डिलीवरी में कॉपी करता है, ठीक है? बट सिस्टम में कॉपी कैसे करता है, वो भी तो एक क्वेश्चन है ना। बैकएंड में कुछ तो होगा, कुछ तो सेटअप होगा जिसके थ्रू सिस्टम एग्जैक्टली फील्ड टू फील्ड मैपिंग करके एग्जैक्ट फील्ड पे, करेक्ट फील्ड पे डेटा कॉपी करता है। मतलब मटेरियल का जो डेटा है वो मटेरियल में ही कॉपी होगा, वो किसी और फील्ड में नहीं, राइट? तो इसके लिए बैकएंड में कॉपी कंट्रोल होता है। कॉपी कंट्रोल मतलब कुछ प्रोग्राम होता है, रूटीन्स होते हैं, ओके, जिसके अंदर फील्ड टू फील्ड मैपिंग होती है। एंड वो क्या करते हैं कि आप जो डेटा है, राइट, ऑर्डर से लेके डिलीवरी तक, वो प्रॉपरली करेक्ट फील्ड में कॉपी करता है, ठीक है? तो कॉपी कंट्रोल की सेटिंग हमें हर जगह पे मतलब ज़रूरत पड़ती है उसकी, जैसे ऑर्डर टू डिलीवरी, डिलीवरी टू बिलिंग कॉपी, ऑर्डर से बिलिंग में, है ना? फिर आप कोटेशन से कोटेशन बनाते हो, कोटेशन से ऑर्डर बनाते हो। तो ये सब कैसे होता है? बिकॉज देयर इज अ सेटिंग इन द बैकएंड सिस्टम, देयर इज अ प्रोग्राम, राइट, उसके थ्रू होता है, ठीक है? तो उसके ऊपर भी टॉपिक है, एंड वो कैसे करते हैं हम लोग, वो एक टॉपिक है, मैं बताऊंगा इन डिटेल में। बट उसकी भी सेटिंग होती है, जिसके अंदर सेटिंग होती है आपकी F, मतलब यहाँ पे एक फील्ड है ऑर्डर क्वांटिटी बिलिंग रिलेवेंस करके, ये वाली सॉरी ये वाली बिलिंग क्वांटिटी, सॉरी, तो ये वाली सेटिंग वहाँ पे करनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे भी इनवॉइस रिसिप्ट क्वांटिटी लेस, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ कि वेंडर इनवॉइस के अगेंस्ट में जब हम लोग वेरीफाई करते हैं उसके बाद ही कस्टमर इनवॉइस बनते हैं, तो वो कैसे होता है? बिकॉज ऑफ दिस सेटिंग। तो दो सेटिंग होती है, एक तो आइटम कैटेगरी में होता है बिलिंग रिलेवेंस F, एंड यहाँ पे कॉपी कंट्रोल के अंदर सेटिंग होती है बिलिंग क्वांटिटी एज अ F। तो इन दोनों सेटिंग के थ्रू सिस्टम वेंडर इनवॉइस को वेरीफाई करके हमें कस्टमर इनवॉइस बनाने के लिए अलाउ करता है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है आपके लिए, बट अगर आप बता दो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन में आता है, ठीक है? ऑल राइट, तो यह दैट्स इट फ्रॉम दिस SD साइड। तो हमारा SD साइड से एक तो आइटम कैटेगरी ग्रुप, आइटम कैटेगरी सेटअप, कॉपी कंट्रोल की सेटिंग होनी चाहिए। सेटिंग कौन सी होनी चाहिए कॉपी कंट्रोल की? जो अभी मैंने दिखाई वो मैं दिखाऊंगा आपके कॉपी कंट्रोल के टॉपिक के टाइम। एंड दिस इज द लास्ट सेटिंग जो हमें चाहिए। शेड्यूल एंड कैटेगरी के अंदर ऑर्डर टाइप होना चाहिए NB फॉर परचेस रिक्वेजिशन, आइटम कैटेगरी होनी चाहिए थर्ड पार्टी, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी होनी चाहिए 1। सो दिस सेटिंग्स इज लाइक द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड पार्टी फॉर SD, ठीक है? उसके बाद MM साइड से कॉन्फ़िगरेशन आता है परचेस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज जो कंपनी है वो वेंडर के लिए हो गई परचेस ऑर्गेनाइजेशन, वो परचेस कर रही है, राइट? तो वो सामने मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई जो परचेस कर रही है, दिस इज नॉट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये परचेस ऑर्गेनाइजेशन हो गई, बिकॉज वो कुछ परचेस कर रही है। तो परचेसिंग के लिए भी उनकी अलग से कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे हमारा सेटअप होता है वैसे MM का सेटअप होता है, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन परचेस कर रहा है वो हो जाएगा परचेस ऑर्गेनाइजेशन, उसको कंपनी कोड से असाइन करना पड़ता है, फिर उसको प्लांट से असाइन करना पड़ता है, ठीक है? और उसके बाद वेंडर मास्टर, किस वेंडर से हम लोग परचेस करेंगे, ये उसका भी मास्टर डेटा होना चाहिए। जैसे हमारा कस्टमर मास्टर डेटा होता है वैसे ही
वेंडर का भी मास्टर डेटा होता है। ओके, तो इस सेटिंग के थ्रू सिस्टम आइडेंटिफाई करता है आपके पीआर एंड पीओ करने के लिए वो अलाउ करता है बिकॉज ऑफ दिस सेटिंग। ठीक है, तो ये एमएम की सेटिंग है, आप इसको अगर नहीं भी याद रखते तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये सेटिंग आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कल मैं आपको सिस्टम में एंड टू एंड दिखाता हूँ कैसी प्रोसेस होती है। अभी आज बस ओवरव्यू देखा, कल सिस्टम के अंदर हम पूरा इसको एंड टू एंड प्रोसेस देखते हैं कैसी होती है। ठीक है, ऑल राइट, सो एनी क्वेश्चन, एनीथिंग?